हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम एकेडमी पे। और जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के कैप्सूल, जिसमें मैं कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एग्ज़ाम एकेडमी से आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा एग्ज़ाम एकेडमी के नाम से, और ट्विटर अकाउंट से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, मतलब 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? तो किलोवाट किसकी यूनिट हुई? पावर की। और आवर किसकी यूनिट हुई? टाइम की। किलोवाट आवर मतलब क्या? पावर इनटू टाइम हो रहा है। पावर इनटू टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? वर्क मिलेगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो पावर इनटू टाइम क्या हुआ? वर्क। और वर्क एक प्रकार की, एक टाइप की क्या होती है? एनर्जी। इसका मतलब किलोवाट आवर किसकी यूनिट हुई? एनर्जी की हुई। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो अगर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आपको पता है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और लेंथ की एसआई यूनिट मीटर। तो सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होगी एसआई? न्यूटन पर मीटर। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। सरफेस टेंशन के बारे में अगर हम थोड़ा और डिस्कस कर लें, तो जैसे ग्लास ऑफ वाटर है और इसमें ये वाटर फिल है, तो जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये अट्रैक्टिव फोर्स, मान लेते हैं एक यूनिट लेंथ पे ये अट्रैक्टिव फोर्स कितना लग रहा है? एफ। एक लेंथ एल पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और टोटल फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण कितना लग रहा है? एफ। तो यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा? तो एल लेंथ पे एफ फोर्स है, तो यूनिट लेंथ पे एफ बाई एल। यहीं से फॉर्मूला आ जाता है सरफेस टेंशन का। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? थर्ड क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। मतलब साउंड वेव के बारे में कौन सी बात गलत कही गई है? तो पहले हम बात कर लें साउंड वेव की। साउंड वेव क्या होती है? साउंड वेव होती है मैकेनिकल वेव। और मैकेनिकल वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। तो साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, ये तो ट्रू है। और मैकेनिकल वेव भी दो टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल में वेव्स वो होती हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ वेव, इसमें डायरेक्शन ऑफ वेव और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग मीडियम पार्टिकल्स दोनों सेम हो, जैसा कि साउंड वेव। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, यानी साउंड वेव एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। क्लियर? और जब भी साउंड वेव ट्रेवल करती है, तो जो जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करने के कारण कुछ एरिया में वो पार्टिकल्स करीब आ जाते हैं, तो वहाँ हाई प्रेशर बनता है, और कुछ एरिया में दूर हो जाते हैं जहाँ लो प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण बनने के कारण ही हम साउंड वेव को प्रेशर वेव भी कहते हैं। तो ये भी आपका ट्रू है। क्लियर? ये भी ट्रू है। तो पूछा क्या है? फॉल्स। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये फॉल्स हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पेरिस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पेरिस्कोप का अगर हम डिज़ाइन देख लें, तो पेरिस्कोप का यूज़ होता है सबमरीन्स में। सबमरीन्स जो कि समुद्र के नीचे चलती हैं, तो दुश्मन का जहाज जो समुद्र के ऊपर है उसको देखने के लिए
सबमरीन्स यानी पनडुब्बियों में पेरिस्कोप लगा होता है। तो दुश्मन के जहाज जो है वहाँ से ये लाइट ट्रेवल करेगी। तो यहाँ 2 मिरर यूज़ होते हैं, पहला मिरर ये, दूसरा मिरर ये, और ये मिरर 45 डिग्री पे अरेंज होता है। तो जब ये लाइट रेज यहाँ ट्रेवल करेगी तो यहाँ पहले मिरर से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, और फिर ये दूसरे मिरर से टकराने के बाद फिर रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फिर ऑब्जर्वर के आंखों में एंटर करेगी, और ये जहाज शिप उस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। तो यहाँ लाइट रेज का क्या हुआ, लाइट रेज का मिरर के कारण रिफ्लेक्शन हुआ। इसका मतलब पेरिस्कोप में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। और ये भी अगर पूछें कि पेरिस्कोप में कितने मिरर यूज होते हैं, तो वो हो गए 2 मिरर यूज होते हैं, और वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं, 45 डिग्री पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल एसआई यूनिट, इसमें से कौन फंडामेंटल एसआई यूनिट नहीं है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कौन से फंडामेंटल एसआई यूनिट होते हैं। तो फंडामेंटल एसआई यूनिट होते हैं 7। कौन कौन से, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज, और इन फिजिकल क्वांटिटीज के 7 यूनिट, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। तो ये फंडामेंटल एसआई यूनिट ये 7 होते हैं। इसके अलावा जो भी एसआई यूनिट होंगे वो क्या होंगे, इन्हीं फंडामेंटल से डेराइव्ड होंगे। तो टेम्परेचर ऐसा फंडामेंटल एसआई यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट भी फंडामेंटल एसआई यूनिट है। लुमिनस इंटेंसिटी भी फंडामेंटल है, लेकिन मोमेंटम फंडामेंटल नहीं है। और यहाँ पूछा भी है विच इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल एसआई यूनिट कौन नहीं है, वो है मोमेंटम, क्योंकि वो क्या है, वो है डेराइव्ड एसआई यूनिट, फंडामेंटल एसआई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट, इफ ए मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, अगर किसी बॉडी की मोमेंटम हम डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होकर क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब हमको अगर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन पता चल जाए तो हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, कितना क्या होता है, हाफ mv²। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। तो अगर इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हम इसको m से मल्टीप्लाई कर दें, m से डिवाइड कर दें, तो ओवरऑल रिलेशन तो चेंज होगा नहीं। तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये m इंटू एम क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हाफ m², v² पहले से था, अपॉन m, और mv होता है मोमेंटम p। तो ये क्या हो जाएगा, m² v² मतलब ये हो जाएगा p² अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बन गया मोमेंटम के साथ क्या, p² अपॉन 2m। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मोमेंटम को डबल कर दिया। अब काइनेटिक एनर्जी जो मोमेंटम के साथ जो रिलेशन है, तो उसमें मोमेंटम तो डबल किया है लेकिन मास को चेंज नहीं किया है। तो मोमेंटम हम डबल कर देते हैं, तो p क्या हो गया, 2p। पहले p का स्क्वायर था, अब इसका स्क्वायर होगा, 2p का स्क्वायर होगा, अपॉन 2 नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है क्योंकि उसको चेंज नहीं किया गया है, तो m भी m ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 4p² अपॉन 2m। और p² अपॉन 2m क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो इसको मैं 4 p² अपॉन 2m की जगह में क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी। मतलब पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी अब वो कितने टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स हो गई। इसका मतलब सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम इन चार ऑप्शन में सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की किस में होगी? तो साउंड अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, साउंड एक मैकेनिकल वेव है, तो मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। अब मीडियम के पार्टिकल्स जितना नज़दीक होंगे वेव उतना जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होगी, ट्रेवल करेगी। और सबसे ज़्यादा करीब किस में होते हैं? सबसे ज़्यादा डेंस कौन होता है? सॉलिड में। उससे कम डेंस होता है लिक्विड, उससे कम डेंस होता है गैस। इसका मतलब साउंड में सबसे ज़्यादा सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड होगी, उससे कम स्पीड होगी लिक्विड में, और सबसे कम साउंड की स्पीड किस में होगी? गैस में। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि इसमें सॉलिड कौन सा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। मरकुरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा। ये है स्टील जो कि सॉलिड है, और ये एयर यानी गैसियस। तो सबसे ज़्यादा स्टील में होगी साउंड की स्पीड, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? तो फोकल लेंथ प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर का कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी पे होता है, तो उसका फोकल लेंथ भी कहाँ होगा? फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट पोल से जो हाफ डिस्टेंस होता है वही होता है फोकस, यानी फोकल लेंथ। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी पे है, तो उसका हाफ डिस्टेंस यानी फोकल लेंथ भी क्या होगा? इन्फिनिटी पे, यानी फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है? होता है इनफाइनाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग जीरो कर देते हैं क्योंकि गलत है। कॉन्वेक्स लेंस अगर पूछा जाए, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस अगर पूछा जाए तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, और प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडियन पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। तो रेडियन पर सेकेंड किसकी यूनिट है? अब देखिए, बात आई रेडियन की, तो रेडियन किसकी यूनिट होती है? रेडियन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब निकालेंगे जब कोई बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। क्योंकि अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्टेंस सिंपली डिस्प्लेसमेंट जो होता वो मीटर में निकल आता। क्लियर? लेकिन जब बात रोटेशन की है, तो कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, ये निकालने के लिए हमको एंगल की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एंगल हमको बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्लियर? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कितनी दूरी ट्रेवल की गई, ये होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। लेकिन अगर हम रेडियन को सेकंड से डिवाइड कर दें, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? टाइम से। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी, यानी ओमेगा। अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं तो ये आता है वेलोसिटी, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करें तो ये वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी आएगा। तो इस सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। नेक्स्ट, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। डेसिबल किसकी यूनिट है? तो डेसिबल आपकी यूनिट होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम मेजर करते हैं डेसिबल में। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट? यानी जो कैपिटल जी है
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाएं कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होता है? तो जब हम बात ग्रेविटेशनल फोर्स की करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, G m1 m2, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट जिसका मास हमने m1 और m2 ले लिया, उन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी का स्क्वायर यानी r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से G निकालें तो G क्या हो जाएगा, G हो जाएगा आपका F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब F फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। R क्या था, डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो यहाँ क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2। m दोनों क्या है, m1 m2 मास, kg इंटू के जी, तो kg स्क्वायर। क्लियर, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको हमको याद नहीं करना है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले से आप जी की मदद से आप यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि केजी स्क्वायर ऊपर था कि नीचे था, मीटर स्क्वायर किधर था, तो ये ध्यान रखना है कि गलती आप नहीं करोगे अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ योर मास इज 38 kg ऑन अर्थ, हाउ मच वुड यू वे ऑन द प्लैनेट मरकुरी। तो अगर आपका मास अर्थ पे 38 kg है तो आप पहले ये बताओ मरकुरी पे आपका मास क्या होगा। तो मरकुरी प्लेनेट पे भी आपका मास 38 kg ही होगा, क्योंकि मास चेंज नहीं होगा। आप अर्थ पे जाओ, जुपिटर पे जाओ, किसी भी प्लेनेट पे जाओ, मास नहीं चेंज होगा, चेंज होता है सिर्फ वेट। तो अर्थ पे वेट अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, m इंटू जी, एम दिया हुआ है 38 kg और जी हमको अर्थ के केस में पता है 9.8। क्लियर, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, हमको वेट निकालना है, लेकिन वेट किस पे निकालना है, मरकुरी पे। तो फॉर्मूला वेट का वही है, m इंटू जी। क्लियर, अब मास कितना दिया हुआ है, मास तो वही रहेगा 38 kg, लेकिन जो ग्रेविटेशन, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के केस में 9.8 होती है, लेकिन मरकुरी के केस में ये वैल्यू होती है 3.59, तो इसको हम ले लेते हैं 3.6। क्लियर, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा इसके अप्रॉक्स 136.8 kg। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 136.8 kg। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। मास नहीं चेंज होता है, वेट चेंज होता है। वेट क्यों चेंज होता है, क्योंकि जी बदलता है प्लेनेट टू प्लेनेट। जो जी 9.8 है अर्थ के केस में, मरकुरी के केस में 3.6 है। और सबसे ज़्यादा जी, स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ, किस प्लेनेट पे होती है, जुपिटर पे। तो इसीलिए किसी भी सेम मास के लिए सबसे ज़्यादा वेट किस प्लेनेट पे होगा, जुपिटर पे होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट, साउंड वेव हैज a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर। मतलब अगर एक फ्रिक्वेंसी, साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है, उसकी वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है, तो उसको 1.5 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए मुझे स्पीड चाहिए, तो स्पीड का फॉर्मूला वेव के केस में क्या होता है, v इक्वल टू एन लेमडा। एन फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रिक्वेंसी को मैं क्या रखूँ, ध्यान रखिएगा, एसआई में बस इसको बदलना होगा, तो एसआई यूनिट होती है हर्ट्स, दिया क्या है किलो हर्ट्स, तो मैं इसको चेंज करूँगा, तो ये हो जाएगा 2 किलो हर्ट्स, हर्ट्स में चेंज करेंगे तो 2000 हर्ट्स हो जाएगा, इनटू वेवलेंथ। वेवलेंथ अब हमको एसआई में रखना है तो मीटर में रखना होगा, और दिया है सेंटीमीटर में, तो इसको हमें मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 100 से डिवाइड।
तो यहाँ से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया आपका 35 इंटू 270, तो ये हो गया 700 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई वेव की वेलोसिटी। क्लियर। अब वेव को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो वेव को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1.5 किलोमीटर। तो अगर इसको मीटर में चेंज करें तो ये मीटर में चेंज होगा तो कितना हो जाएगा 1500 मीटर अपॉन स्पीड। स्पीड हमने निकाल ली कितना 700 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7 2 14.1। तो ये आपका आंसर आएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2.1 सेकेंड लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर and it comes down due to the gravitational force of earth, and the time taken by the ball to touch the ground and distance traveled by the ball last second। अगर हम एक बॉल को 80 मीटर्स की हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये बॉल क्या होगा, अर्थ के करीब आएगा और आखिरी में अर्थ को क्या होने वाला होगा, टच करने वाला होगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का लीनियर मोशन है जो कि डाउनवर्ड की तरफ है। तो लीनियर मोशन में हम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तो ड्रॉप के केस पे हमेशा इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, 0। ठीक है, याद रखिएगा, ड्रॉप के केस में हमेशा बॉल इज थ्रोन होता तब हम 0 नहीं लेते, लेकिन एक बॉल इज ड्रॉप लिखा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू टच द ग्राउंड, मतलब जहाँ से ड्रॉप किया वहाँ से जब अर्थ को टच करने जा रहा है तो कितने समय में बॉल ने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया, यानी कितना समय लिया। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो हमको हाइट दिया है, हमको टाइम पूछ रहा है, तो हाइट और टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाइट हमको दिया 80, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये पूरा रिलेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, हाफ इंटू जी। जी हमको 9.8 नहीं 10 यूज़ करना है, क्वेश्चन में दिया है तो 10 यूज़ करेंगे, इंटू टी स्क्वायर। तो ये 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 8 इंटू 2 16, 16 इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू 4 सेकेंड। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू टच द ग्राउंड कितना है, 4 सेकेंड है। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा सा फिर से रीड्रॉ कर लेता हूँ। अगर बॉल को 80 मीटर ट्रेवल करने में 4 सेकेंड लग रहा है तो 4 सेकेंड को मैं 1 सेकेंड के 4 इंटरवल्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला 1 सेकेंड, दूसरा 1 सेकेंड, तीसरा 1 सेकेंड और चौथा 1 सेकेंड। तो ये टोटल हो गए 4 सेकेंड और टोटल डिस्टेंस हाइट 80 मीटर। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल इन लास्ट सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड कौन सा हुआ, लास्ट सेकेंड हुआ ये, जहाँ तीसरा सेकेंड खत्म हुआ और चौथा सेकेंड शुरू हुआ, ये आपका लास्ट सेकेंड है। तो इस लास्ट सेकेंड में डिस्टेंस जो बॉल ने ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। फिर अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल लें, हमको पूरी डिस्टेंस पता है 80 मीटर्स, और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल लें तो इस डिस्टेंस को हम 80 से माइनस कर देंगे तो हमारी ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। अब यहाँ से हमने बॉल को ड्रॉप किया है, वहाँ से नीचे आने तक 3 सेकंड के बाद, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, 3 सेकंड में बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमको हाइट चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ भी 0 होगी, ये ड्रॉप कर रहे हैं, हाफ इंटू जी 10,
टाइम हमको पता है क्योंकि हमको निकालना है 30 सेकंड में। टी स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 यानी ये हो जाएगा 45 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक यानी 3 सेकंड में बॉल ने कितना ट्रेवल किया, 45। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 80। तो 80 माइनस 45 कर दें, ये कितना आ जाएगा, 35। तो लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉल ने, 35 मीटर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, 35 मीटर। सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो क्या हुआ, 4 सेकंड एंड 35 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 वाट के बल्ब दे रखे हैं जिनको हम 10 घंटे यूज़ करते हैं, 10 आवर्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा अगर इलेक्ट्रिसिटी रेट 7 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, तो जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था किलोवाट आवर, ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम ये जान ले पहले, जो हम घरों में बिजली बिल देते हैं वो तो जितना यूनिट कंज्यूम किया उसके हिसाब से देते हैं, और 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी। क्लियर? तो अगर हम किलोवाट आवर निकाल लें तो वो हमको क्या बता देगा, यूनिट, क्योंकि 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। क्लियर? तो हमको किलोवाट आवर निकालना है और यूनिट पता चल गया तो जितने यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो तो उतने यूनिट को पर यूनिट के रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। ठीक है, यानी हमको क्या करना है, पावर इनटू टाइम करना है। तो हमको बल्ब का पावर दे रखा है कितने वाट, 100 वाट, लेकिन ध्यान रखना है कि पावर हमको किस में रखना है, किलोवाट में, और यहाँ बल्ब का पावर किस में दिया है, वाट में। तो हमको इस वाट को किलोवाट में बदलना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे बदलेंगे, इसको हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये हो जाएगा किलोवाट इनटू टाइम दिया हुआ है कितने आवर्स, 10 आवर्स। तो ये हो गया आपका किलोवाट इनटू आवर। ठीक है, तो किलोवाट आवर क्या होगा, कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आया, ये आया 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट। क्लियर? तो अगर आपने 1 यूनिट बिजली जलाई तो 1 यूनिट का दाम कितना है, 7 रुपये। लेकिन 2 बल्ब दे रखे हैं और दोनों बल्ब का पावर क्या है, सेम। तो दूसरा बल्ब भी 100 वाट का बल्ब भी अगर 10 घंटे चलेगा तो वो भी 1 किलोवाट आवर कंज्यूम करेगा, मतलब वो भी 1 यूनिट की खपत करेगा। 1 यूनिट का दाम 7 रुपये। तो 2 बल्ब और दोनों बल्ब 7-7 रुपये बिल उठाएंगे। टोटल बिल क्या हो जाएगा, 14 रुपीज़। सही आंसर क्या है, 14 रुपीज़। नेक्स्ट, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। अभी हमने पढ़ा कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट होता है। तो एनर्जी को हम जूल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे। क्लियर? अब पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी में कंजप्शन पढ़ते हैं तो ये किलोवाट में रिप्रेजेंट करते हैं, और वैसे ऐसा यूनिट होता है वाट, तो हमको इसको वाट में चेंज करना होगा किलोवाट को। तो ये हो जाएगा 1000 वाट। पावर इनटू टाइम, अब टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, तो हमको यहाँ दिया हुआ है आवर में, आवर को सेकंड में करना है। कैसे करेंगे, 60 इंटू 60 से। क्लियर? तो ये आ जाएगा आपका, ये हो गया वाट में, ये हो गया सेकंड में। तो वाट इंटू सेकंड ये होगा जूल में, जो भी आंसर आएगा जूल में आएगा। तो कितना आएगा, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 10⁵ जूल। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्लियर? अब ऑप्शन में देख कर हम देखें तो सही आंसर क्या जाता है, ऑप्शन नंबर बी, 3.6 इंटू 10⁶ जूल।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी इज चेंज टू 1/3, व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी अगर पहले काइनेटिक एनर्जी k थी, k कब थी, जब मास m था और वेलोसिटी v थी। तो अगर हम मास को डबल कर दें और वेलोसिटी को 1/3 कर दें तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इस रिलेशन को मैं अगर फिर से लिखूं तो ये हो गया हाफ, m को हमने मास को डबल कर दिया तो m की जगह 2m हो जाएगा, और वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया 1/3, मतलब पहले v था तो वेलोसिटी अब क्या हो गई v/3, तो और उसका स्क्वायर, स्क्वायर तो वेलोसिटी जो भी है उसका स्क्वायर होगा ही। तो वेलोसिटी पहले v था तो v का स्क्वायर, वेलोसिटी फिर v/3 हो गई तो v/3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या, हाफ 2m v²/9। ठीक है, इसमें से ये 2 और 9 को मैं अलग कर दूं तो क्या बचा, हाफ mv², और हाफ mv² क्या होता है k, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/9k। इसका मतलब नई काइनेटिक एनर्जी तो पहले k थी बदल के क्या हो गई 2/9k। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी 2/9k। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल, अगर हम अर्थ पे पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है स्मॉल m, जो कि अर्थ पे है, और अर्थ का मास ले लेते हैं कैपिटल M। तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वो कितना होगा, वो होगा F=g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन दोनों बीच की दूरी। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये अर्थ का सेंटर से मास की दूरी होगी अर्थ के रेडियस के बराबर, तो r²। क्लियर, और वैसे f का फॉर्मूला होता है F=mg, ma और a इस केस में g के बराबर है तो F=mg। क्लियर, तो अगर हम यहाँ इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो f की जगह f है, स्मॉल m की जगह स्मॉल m है, तो g की जगह इस इक्वेशन में क्या है, तो स्मॉल g की जगह क्या है कैपिटल G, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m अपॉन r²। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन। अब ये जो रेडियस है, ये रेडियस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इक्वेटर पे। तो अगर r ज़्यादा होगा तो g की वैल्यू क्या होगी, कम। तो r सबसे ज़्यादा इक्वेटर पे तो g सबसे कम कहाँ, इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे मिनिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ का शेप ऐसा होता है कि वो पोल्स पे तो फ्लैट होती है, इसको कहते हैं जेरोइडल। ठीक है, यानी कुछ ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, पोल्स पे फ्लैट होती है, इस कारण सेंटर से पोल का जो रेडियस है वो रेडियस क्या होगा, सबसे कम। तो स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे मैक्सिमम होता है। तो अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम से मिनिमम, यानी ज़्यादा से कम, इसका मतलब क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए डिक्रीजेज। और यही क्वेश्चन पूछ लिया होता कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, तो इंक्रीज होगा, लगातार इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और अगर पोल से इक्वेटर है तो लगातार घट रहा है। ये याद रखना है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे मिनिमम होता है। और ये चेंज क्यों हो रहा है, चेंज हो रहा है
रेडियस के चेंज के कारण। और रेडियस में चेंज क्यों हो रहा है? रेडियस में चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ का शेप ऐसा है कि इक्वेटर पे तो रेडियस ज़्यादा होता है और पोल पे रेडियस कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर हम बात करें इसी सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। अब वोल्ट मीटर किस लिए होता है? वोल्ट मीटर होता है किसी सर्किट में वोल्टेज का मेजरमेंट करने के लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम वोल्ट मीटर को, अब हमको पता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो दो टाइप का होता है, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, सीरीज में करंट सेम होता है यानी आई, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। क्लियर? अगर हमको वोल्टेज पता लगाना है तो हम वोल्टेज को सर्किट में किसके साथ जोड़ेंगे? आप ये डायग्राम देख कर जोड़ रहे हो, यहाँ से इस रेजिस्टेंस के साथ ये वोल्ट मीटर किस में है? पैरेलल में है। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में है तो आपको सेम पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि हमको एम मीटर, सर्किट में एम मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, तो एम मीटर किस लिए यूज करते हैं? करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, और करंट आपका सीरीज में क्या होता है? सेम होता है। मतलब सीरीज में आप कितने भी रेजिस्टेंस जोड़ते चले जाओ, हर जगह आपको करंट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। यानी 8 एम्पियर्स अगर एंटर किया तो वही 8 एम्पियर्स आपको हर जगह मिलेगा। तो कहीं भी अगर आप एम मीटर लगाओगे तो मीटर की रीडिंग क्या आएगी? सही रीडिंग आएगी। लेकिन अगर एम मीटर को आप पैरेलल में लगा दोगे, ये देख रहे हो आप, यहाँ एमीटर पैरेलल में लगा है, तो यहाँ जो करंट आएगा वो करंट मान लीजिए हो गया डिवाइड 3 और 5 में, तो पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। तो ये 3 करंट इसमें यहाँ गया एमीटर में, तो एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी? 3 एम्पियर, जबकि एक्चुअल करंट कितना है? 8 एम्पियर। तो एमीटर को आप पैरेलल में लगाओगे तो कभी भी सही रीडिंग नहीं मिलेगी। एमीटर को इसीलिए किस में लगाते हैं? एमीटर को लगाते हैं सीरीज में, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एक सर्किट दिया हुआ है जिसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और उस सर्किट में कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमको इस डायग्राम में अगर हम ध्यान देखें तो डायग्राम में आपको ये दोनों रेजिस्टेंस 8 ओम और ये 8 ओम, ये आपको किस में लग रहा है? तो यहाँ से देखने पे लग रहा है कि इस पॉइंट से दोनों अलग हुए हैं और इस पॉइंट पे आके मिल गए हैं। तो दोनों किस में है? पैरेलल में। तो 1/8 प्लस 1/8, 2/8, 2/8 यानी 1/4। तो 1/r इक्वल टू 1/4। तो यहाँ r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 ओम। इसका मतलब इस डायग्राम को अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं तो इस 8 ओम की जगह, इन दोनों 8 ओम की जगह मैं एक सिंगल वायर यूज कर सकता हूँ। कितने ओम का? 4 ओम का। ठीक है, अब ये 4 ओम का इन दोनों की जगह अगर इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ मैं एक सिंगल वायर यूज कर सकता हूँ 4 ओम का। अब ये 4 ओम इस 6 ओम के साथ क्या होंगे? सीरीज में होगा। तो सीरीज में क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 यानी 6 प्लस 4 यानी 10 ओम। क्लियर? अब ये 10 ओम और 6 प्लस 4 ये 10 ओम, ये आपस में क्या हो जाएंगे? इस डायग्राम अगर आप देखो, ये 1 ओम है, ये 3 ओम है। क्लियर? तो ये 8 और 8 का पैरेलल हो गया 4,
ये 4 इस 6 के साथ सीरीज में हो गया 10, और 10 फिर इस 10 के साथ हो गया पैरेलल में, तो क्या हो गया 1/10 प्लस 1/10 2/10 यानी 1/5, यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम। ठीक है, तो ये 1 ओम, फिर ये 5 ओम, 3 ओम, तो ये 1 5 3, तो ये 5 प्लस 3 प्लस ये सीरीज में हो गया, ये सीरीज में हो गया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी 1 प्लस 5 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा, तो आपका नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 9 ओम। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन का आंसर है 9 ओम। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, करंट। करंट निकालने का फॉर्मूला ओम्स लॉ से आता है V = IR। तो I क्या होगा V/R। V बैटरी का वोल्टेज, वो हमको दिया है कितना 9 वोल्ट, अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी निकालना हमने कितना 9 ओम। तो करंट कितना आया 9/9 यानी 1 एम्पियर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम हुआ, और सर्किट में करंट कितना बैटरी से प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है 1 एम्पियर का। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो, ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इन ए रेडिएशन। तो रेडिएशन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी पे है। रेडियो एक्टिविटी में जब हम डिके पढ़ते हैं तो डिके कई प्रकार का होता है, उसमें एक टाइप होता है जिसमें डिके के कारण, रेडियो एक्टिव मटेरियल के डिके के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा रेज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल्स की बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स को हम He+2 कह सकते हैं। He+2 आपका अल्फा पार्टिकल्स होता है, यानी हीलियम आयन, डबल चार्ज हीलियम आयन आपका अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। तो हीलियम में वैसे देखा जाए तो हीलियम का मास नंबर होता है 4, एटॉमिक नंबर होता है 2। तो मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। क्लियर, तो हीलियम का न्यूक्लियस जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और हीलियम के इस न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हीलियम का एटम। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के जाने से सिर्फ कौन सा चार्ज बचेगा, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, तो 2 प्रोटॉन है तो +2। क्लियर, तो He+2 यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 0 इलेक्ट्रॉन। अब कहीं से किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल से He+2 यानी अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी बाहर निकल रहे हैं। अब प्रोटॉन की संख्या हमको बताती है एटॉमिक नंबर, तो अगर 2 प्रोटॉन निकल गए तो एटॉमिक नंबर 2 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाई 2, Z-2। और मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और 2 अल्फा पार्टिकल के निकलने से 2 प्रोटॉन भी निकला 2 न्यूट्रॉन भी निकला, तो यानी टोटल कितने मास नंबर का चेंज आया, टोटल आया आपका 4 का। 4 क्या हो गया, कम हो गया। तो ए यानी जो मास नंबर है वो 4 से डिक्रीज हो जाएगा। 4 से क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन भी बाहर निकला और 2 न्यूट्रॉन भी बाहर निकला। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी Z डिक्रीजेस बाय 2, A डिक्रीजेस बाय 4। ठीक है, नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। रेलवे में जो मेजरमेंट रहते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनसे क्वेश्चन आता है और आपको याद करना ही पड़ेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो विंड स्पीड को और डायरेक्शन को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं वो होता है आपका एनीमोमीटर।
आपने देखा होगा कई जगह ये डिवाइस लगा रहता है, क्या, और विंड अगर आएगी और इससे टकराएगी तो ये कुछ इस तरीके से क्या होगा, मूव करेगा। तो इससे डायरेक्शन का पता चल जाएगा और यहाँ से स्पीड का भी पता चल जाएगा। तो डिवाइस का नाम होता है एनेमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड वेव विल बी ऑडिबल टू ह्यूमन, मतलब इनमें से कौन सी साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी का साउंड वेव इंसान सुन सकता है। तो इंसान की सुनने की जो क्षमता होती है साउंड को, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के साउंड को इंसान सुन सकता है, इंसान के लिए ऑडिबल होती है। तो 20 हर्ट्ज से कम का साउंड इंसान नहीं सुन सकता, ना कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा का साउंड इंसान सुन सकता है। ठीक है, तो अगर हमको ऑप्शन देख कर देखें तो 5 हर्ट्ज 20 से कम है तो ये साउंड इंसान नहीं सुन सकता। 100 हर्ट्ज इसी रेंज में है तो ये सुन सकता है। 25 किलो हर्ट्ज, तो 25 किलो हर्ट्ज को अगर हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25 किलो मतलब 25,000 हर्ट्ज, जो कि अपर लिमिट क्या है 20,000 की। तो 20,000 के ऊपर भी फ्रिक्वेंसी का साउंड नहीं सुन सकता, तो इसका मतलब इसको भी नहीं सुन सकता इंसान। और 13 हर्ट्ज वो भी 20 से कम है तो इंसान इसको भी नहीं सुन सकता। और द सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कार है जिसका वेट दिया हुआ है 1500 kg, और इस पर हम कितना फोर्स लगाएं कि ये जो 1500 kg की कार है वो 10 सेकंड बाद, जो अभी तक रेस्ट पे थी, 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ भी जो मोशन हो रहा है वो लीनियर मोशन हो रहा है। लीनियर मोशन में हम जो फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो हमको इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अब यहाँ लिखा है कार रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट नहीं करनी है क्योंकि वो दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। तो v हो गई फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस ए हमको निकालना है, टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन कितना आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आ गया तो हमको फोर्स पता चल जाएगा क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। मास हो गया आपका 1500 kg, ठीक, इनटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा आपका 4500 न्यूटन। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 4500 न्यूटन फोर्स इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में जो आर्टरीज या वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड पता करने के लिए हम कौन सा रेडियोएक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर है रेडियोएक्टिव सोडियम का यूज किया जाता है। और रेडियोएक्टिव सोडियम में कौन सा सोडियम हुआ, सोडियम 24। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एमसीक्यू की प्रैक्टिस। प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे एग्ज़ाम एकेडमी का यूट्यूब चैनल, और मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।